जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में रगड़ के पूछता है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को आप अपने कॉपी में नोट कर लें और उसको अच्छे से परीक्षा से पहले रिविजन जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में हो, फेसबुक ग्रुप में हो, सभी के साथ जो है शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये रगड़ के पूछता है, इसलिए आप इसको मिस मत कीजिए। इसको रिवीजन हर हाल में आप लोगों को कर लेना है। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर आपको देना है कि गोपियां उद्धव के सम्मुख राजधर्म की बात बताते हुए कहती है कि राजधर्म में प्रजा को नहीं सताया जाता और प्रत्यक्ष रूप से गोपियां कृष्ण के व्यंग कर रही है कि वे राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और हमें यानी प्रजा को सता रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर देना है। इसको आप लोगों को अच्छे से जो है रिवीजन कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में जो है दिखाई देते हैं। तो उत्तर देना है कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा इन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। पहला देना है नाटक के क्षेत्र में, दूसरा देना है नृत्य के क्षेत्र में, तीसरा देना है शिक्षा के क्षेत्र में, चौथा बताना है राजनीतिक के क्षेत्र में और पांचवा बता देना है धर्म के क्षेत्र में। यानी दोस्तों संगीतकार जो है अपने संगीत के अलावा जो है इन क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। इसको आप लोग जो है अच्छे से रिविजन कर लीजिए। अगला प्रश्न जो काफी बीबीआई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम रगड़ के पूछता है, इसको इस बार के लिए काफी महत्वपूर्ण दिया गया है और इसको आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या का जो है यत्न किए। तो दोस्तों उत्तर इस प्रकार देना है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए हैं। तो पहला पॉइंट देना है कि मूर्तिकार ने उस पत्थर यानी उस पत्थर की काफी जो है तलाश की जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की लाट बनाई गई थी, उसमें जो है वह असफल रहा। यह पहला हो गया। दूसरा बताना है कि उसने देश के नेताओं की मूर्तियों के नाक हटाकर जॉर्ज की मूर्ति पर नाक लगाने का असफल प्रयास किया। उन नेताओं की नाक उससे बड़ी थी। यह हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बताना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक लगाने का प्रयास किया पर उनकी नाकें भी बड़ी पड़ी। तो ये तीसरा पॉइंट बता देना। चौथा पॉइंट बताना है कि अंत में उसने जिंदा आदमी की नाक लगाने का यत्न किया, ऐसा बताया गया कि वह इसमें सफल हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बता देना है कि जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने जो है निम्न प्रकार से जो है यत्न किए हैं, प्रयास किए हैं। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से रिवीजन। अगला प्रश्न दिया गया है कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति का व्यापकता का वर्णन किन रूपों से किया है। यानी कि दोस्तों आपको मैंने बताया था कि अट नहीं कविता को आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके जितने भी पंक्ति है ना उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही इसके कवि के जो नाम है, ठीक है, इसके कवि के जो नाम है उनको भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे सवाल ऐसा दिया है कि अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है, यानी प्रकृति का जो सुंदरता है उसको किस प्रकार से वर्णन उन्होंने किया है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों उत्तर इस प्रकार देना है कि कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उसने हर जगह उछलता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, छलकता हुआ दिखाई दिया, उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया गया है। घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा है बल्कि असीम दिखाया गया है। यानी कि उसे जो है किसी एक चीज में बांध कर ना रखने के लिए उसने जो है हर एक चीजों में जो है उन्होंने अपनी जो है मतलब प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने का असीम कोशिश की है। और आगे यहाँ पे लिखा है कि कहीं सांस लेते हो का आशा है कि कहीं मादक हवाएं चल रही है। घर घर में भरने के भी अनेक रूप है। शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना, उड़ने को पर पर करना,
भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ हैं। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी इसके विस्तार की झलक देता है। तो दोस्तों अठनहीर कविता में जो है उसकी सुंदरता को जो है कवि ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझाया, अच्छे से आपको बताया है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके रिविजन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दिया गया कि फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। यानी दोस्तों यज्ञ की पवित्र की आग की तरह जो है फादर बुल्के को क्यों इसकी तुलना की गई है, इसके जो है अनुरूप में आपको एक और प्रश्न जो है एग्जाम में दिए जा सकते हैं कि फादर बुल्के को पवित्रता के रूप में किस प्रकार से देखा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, इसको भी आप लोग याद में रखेंगे। और आपको बता दूं कि फादर बुल्के से मात्र 2 सवाल आपके एग्जाम में 100% दिया ही जाता है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। और कौन कौन से सवाल आएंगे इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे आगे में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार देना है, यज्ञ की पवित्र अग्नि में डाल दिए आहुति से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण स्वासहित हो जाता है। देवदार की लकड़ियों से बने धूप और उसमें मिले काला तिल, गुड़, पंचमेवा, चावल, अगरू आदि वस्तुओं के एक साथ जलने से जो धुआं निकलता है उसे घर में प्रविष्ट ग्रह जनित उपद्रव दूर होते हैं और स्वास्थ्य के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी तरह कामिल बुल्के का व्यवहार दुख से संतनवा देने वाला, उचित मार्ग को दिखाने वाला, सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों से सद्भावना बनाए रखने वाला मानवीय करुणा का असली रूप है। अतः लेखक ने डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को उपमा यज्ञ की पवित्र अग्नि से की है, यानी उसका जो तुलना है वो यज्ञ की पवित्र अग्नि से किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो आंसर है आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करें। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा हट कर दिया था, घुमा कर दिया था। तो इसको एक बार ध्यान से एकदम रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर इस प्रकार आपको देना है कि पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह में भी पान ठूसा था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया मतलब हंसमुखिया और मजाकिया था। वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी, यानी कि पेट जो है पूरा थिरकने लगता था और हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद थे, यानी कि वह जो है ना बतक्कड़ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मजाकिया था, बात बनाने में बहुत ज़्यादा था, बतक्कड़ था। और उसकी जो है बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता था, यानी कि जब वो किसी से बात करता था वो हंस हंस के बात करता था और उसमें व्यंग्यात्मक रूप से वो जो है फुट फुट के जो है बातें करता था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर दे देना है कि पान वाला का जो है रेखाचित्र इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि जब हलदार साहब ने चश्मे वाले के बारे में पूछा था तो पान वाले ने सब कुछ बता दिया था। एक दिन सचमुच पतली गली से आते हुए वह दिखलाई पड़ा। हलदार साहब ने देखा तो वे चक्कर में पड़ गए। मरियल, अधेड़, लंगड़ा चश्मे वाला को देखकर उसकी देशभक्ति की दाद देने लगे, जबकि स्वास्थ्य, समृद्धि, पढ़े लिखे लोग स्वार्थपूर्ति में लगा है और वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर प्रतिदिन नया नया चश्मा का फ्रेम फिट कर देता था। वह पैसे के लाचार भले ही थे, पर उसके हृदय में एक देशभक्त के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि की भावना थी। उसके इस भावना को देखकर हलदार साहब कुछ क्षणों के लिए सतबद्ध रह गए, यानी कि जो है भौचक्का रह गए थे, आश्चर्यचकित रह गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि कन्यादान। ठीक है, यहाँ पे देखिए कन्यादान कविता वाला जो है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी इसमें 7 सवाल रहेगा और सब्जेक्टिव में 2 रहेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है
कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। तो उत्तर देना है कि माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी है। पहला बता देना है कि कभी अपने रूप सौंदर्य पर गर्व मत करना। यानी दोस्तों आजकल क्या होता है कि आप देख सकते हैं वर्तमान में ही, मैं वर्तमान की बात करूं तो बता दूं कि दोस्तों अभी क्या होता है कि सभी जो है अपने रूप सौंदर्य को खिलने के लिए जो है ब्यूटी पार्लर जाती है, जो कि यहाँ पे माँ ने जो है उसको मना किया है कि आप बच्चे तुम जो है यानी कि अपनी बेटी को कह रहा है कि कभी तुम अपने रूप सौंदर्य पर अपना गर्व मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं ना किस प्रकार से। तो वो जो है पूरी तरह से माँ ने जो है बेटी को मना कर रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देना है कि आग का सदुपयोग करना, यानी कि आग का जो है सदुपयोग करना, आग रोटी सेकने के काम आती है, जलने के लिए नहीं। और तीसरा बता देना है कि वस्त्र आभूषण पाकर भ्रमित ना हो जाना, ये स्त्री जीवन के बंधन है। और चौथा पॉइंट देना है कि लड़की होने पर भी लड़की जैसे मत दिखना, अर्थात साहसी एवं निडर बनकर रहना। तो इस प्रकार से दोस्तों माँ ने अपनी बेटी को जो है निम्न प्रकार से जो है सीख दी है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है या किस अर्थ में हुआ है? तो इसको नोट कीजिए और इसका आंसर इस प्रकार देना है आपको कि मृग तृष्णा यथार्थ की ओर भटकने को कहते हैं। यानी दोस्तों आप समझिए कि मृग तृष्णा जो होता है ना एक छलावा होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मृग तृष्णा जो होता है एक छलावा होता है जिसको कहते हैं छल कपट, ठीक है, वो छलावा हो गया। तो अब आगे यहाँ लिख देना है कि रेगिस्तान की धूप पर अब सूरज की किरणें चमकती है तो वहां जल होने का भ्रम पैदा हो जाता है और हिरण उसे पाने को दौड़ दौड़ कर पागल सा हो जाता है और उसकी प्यास नहीं बुझती, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से है मानवों में भी है कि अगर वो छल कपट में आ जाता है, छलावा में आ जाता है तो उसका जो निष्कर्ष होगा वो पूरी तरह से नहीं निकल पाता और वो क्या होता है बाद में वो पूरी तरह से भ्रमित होकर जो है अपने आप में जो है पछताने लगता है। फिर पछताने लगता है, वो पछतावा के कारण क्या वो वापस आएगा? नहीं आएगा। तो वो इसी प्रकार से यहाँ पे जो है बताया गया है, उसको जो है निर्देश तो वहाँ पे मनुष्यों पर किया गया है, लेकिन यहाँ पे उदाहरण के तौर पर आपके हिरण यहाँ पे बताए गए, ठीक है। चलिए आगे आपको देना है कि इस कविता में मृग तृष्णा की स्थिति वहां है जहां हम वासनाओं, कामनाओं और लालसाओं के पीछे भागते हैं। कौन भागता है? मनुष्य ने भागता है, पर अतृप्ति के सिवाय हाथ कुछ नहीं लगता, यानी कि जो है पछतावा के अलावा जो है हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता है। व्यक्ति इस भटकाव में उलझ कर रह जाता है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं होती, केवल छलावा होता है। मैंने जस्ट अभी बताया ना कि मृग तृष्णा का जो अर्थ होता है वो छलावा होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप डायरेक्ट याद करिएगा, मृग तृष्णा का जो दूसरा अर्थ होता है वो छलावा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर लिख देने हैं। अगला सवाल दिया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, वे इसका विरोध चुप रहकर कर रहे थे। यही कारण था कि किसी स्वागत समारोह का कोई समाचार और चित्र अखबारों में नहीं छपा था। तो इसको इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि बिस्मिल्लाह खां से जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। तो शब्दों में, अपने शब्दों में आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर देना है कि बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि सांप्रदायिक सौहार्द्य, ठीक है। तो इसका लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे, वे पक्के नमाजी थे, पांचों वक्त के नमाज पढ़ते थे, मुहर्रम पूरी गरिमा के साथ मनाते थे। इसके बावजूद वे काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गंगा आदि पर पूरी श्रद्धा रखते थे। वे नित्य गंगा नदी में डुबकी लगाते थे। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देना है कि सच्चे संगीत साधक थे। ये जो है सच्चे संगीत साधक, उसमें थोड़ा सा लिख देना है कि उन्होंने संगीत की अर्थ उपार्जन का माध्यम नहीं बनाया, वे खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे, धन की नहीं। उन्होंने धन पाने के लिए शहनाई कभी नहीं बजाई। यानी दोस्तों यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जो है शहनाई जो बजाई है, आपको पता ही है कि शहनाई के जो बादशाह हैं वो बिस्मिल्लाह खां है, और बिस्मिल्लाह खां ने जब शहनाई बजी है वो पैसे के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, वो सिर्फ अपनी जो है
भगवान से इतना ही दुआ करते थे कि उसकी सुर जो है और अच्छा हो, ये उन्होंने जो है यहाँ पे मांगे की है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको बताना है कि सरलता एवं सादगी। तो सरलता एवं सादगी में लिख देना है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके बावजूद वे सीधी सरल जीवन जीते थे। उनकी लुंगी का फटा होना उनकी सरलता की चरम सीमा का परिचायक है। यानी दोस्तों आप आज के समय में देखिए, वर्तमान में अगर आपको जो है कोई अवार्ड मिल जाता है, एकदम छोटा मोटा अवार्ड मिल जाता है, तो आप सीना चौड़ा करके जो है चलने लगते हैं, आपके अंदर जो है अहंकार आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिलने के बावजूद भी वे जो है एकदम सीधी एकदम सरल जीवन जी रहे हैं। उनकी लुंगी फट चुकी है, लेकिन वह जो है अपनी सरलता की चरम सीमा का जो है वो परिचायक है। वो जो है अपनी जो है अपने अंदर जो है अपनी कठोरता, अपनी जो है अहंकार को यहाँ पे शामिल नहीं किया है। ठीक है, अगला जो है आपको पॉइंट बता देना है कि विनम्रता। तो देखिए इसमें लिखना है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व में विनम्रता कूट कूट कर भरी थी। सहनाई के चरम पर पहुंचकर भी वे कहा करते थे, मुझे अब तक सुरों को बरतने की तमीज़ नहीं आती। यानी कि सुरों को अच्छे से परखने की जो है तमीज़ अभी तक नहीं आई है। उन्होंने जो है ये साफ साफ कहा है। इसको आप इस प्रकार से दोस्तों 4 पॉइंट में जो है आपको इस आंसर को आपको बता देना है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, इस प्रकार से 4 पॉइंट में आपको व्यतीत कर देना है, लिख देना है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि मन्नू भंडारी की स्वभावगत विशेषताओं को लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि लेखिका मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली है। उस पर पिताजी एवं कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। पिताजी ने डिक्टेशन, ठीक है, यहाँ पे डिक्टेशन दिया है, डिक्टेशन, पिताजी के डिक्टेशन का हस्तलेख पर प्रभाव पड़ा। उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो गई। पिता को काला रंग अच्छा नहीं लगता था, वह काली थी। यानी कि वो जो है मन्नू भंडारी जो है काली थी, लेकिन उसके पिता को जो है काला रंग जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके अंदर हीन भाव उत्पन्न हो गई। यानी कि जो है उसके पिता के मन में जो है मन्नू भंडारी के प्रति जो है हीन भावना जो है उत्पन्न हो गई। वे पिताजी की मनाही पर भी हड़ताल, जुलूस धरना, आज़ादी की लड़ाई में मान्यता में लगी थी। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा है कि वो जो है पिताजी के मना करने के बावजूद भी वो आंदोलन में शामिल हो जाते थे। हड़ताल, जुलूस धरना, आज़ादी की लड़ाई में तमाम में सभी लगी रहती थी। और शीला अग्रवाल ने साहित्य जगत में प्रवेश कराया। यानी कि शीला अग्रवाल जो कि उनके कॉलेज की जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, प्रधानाध्यापिका है, उनके द्वारा जो है वो मन्नू भंडारी जो है साहित्य जगत में प्रवेश किया और उसके फलस्वरूप जो है हिंदी की सफल लेखिका बनी। वह पिताजी के मित्र की देखिए चुगली पर दुखी होती है और शहरवासी डॉक्टर अम्बालाल के द्वारा प्रशंसा सुनकर खुश हुई। उसका जीवन लड़कियों के लिए अनुकरणीय है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मन्नू भंडारी के बारे में लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया कि फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो इसका जो है आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, ये काफ़ी वीवीआई है। देखिए यहाँ पे उसका उत्तर देना है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि लेते थे। भारतीय संस्कृति में प्रभावित होकर ही वे भारत में बसने चले आए थे। यही उन्होंने कलकत्ता और अहमदाबाद में रहकर पढ़ाई की। वे भारतीय संस्कृति के प्रतीक श्री रामचंद्र एवं तुलसीदास के अनन्य भक्त थे। उसका जीवन या उनका जीवन भारतीय संस्कृति के मूलों के अनुरूप था। उन्हें हिंदी से बेहद लगाव था। यानी कि उन्हें जो है हिंदी से जो है यानी कि फादर बुल्के को जो है हिंदी से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। उन्हें भारतीय संस्कृति की सभी बातें प्रिय थी। और दोस्तों आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फादर बुल्के जो है हिंदी संस्कृति को जो है कहाँ देखना चाहते थे। आपको याद रखना है राष्ट्रीय देखना चाहते हैं, राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों, दिया गया है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। वह एक देशभक्त था। उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे से अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था, यानी कि यहाँ पे देखिए जबकि
वो जो है यद्यपि वह सेनानी नहीं था, जबकि वह सेनानी था ही नहीं, पर फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। वैसे यह बात रहस्य ही बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। पानवाला भी इसके बारे में कोई बात करने को तैयार ना था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बताना है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन लोग क्यों कहते थे। इस प्रकार से आपको आंसर देना है, ठीक। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी मैं आप लोगों को वीबीआई, जितने भी मैं आपको वीबीआई आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं, उन सभी को आपको पूरी तरह से जो है रिवीजन कर लेना है, ठीक है। आपको रिवीजन कर लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम्स के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है।